तो न्यूरो इकोनॉमिक्स क्या है ना, न्यूरो इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करता है और ब्रेन को स्टडी करता है, वो इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है। तो वो देखना चाहता है कि न्यूरल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं फाइनेंशियल चॉइसेस लेते टाइम पे, और ब्रेन एक्टिविटी कैसी होती है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो टेक्निक्स कौन सी इसमें सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग्स है ना, जिसमें हम लोग ट्रैक करते हैं एक न्यूरॉन की एक्टिविटी को। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड फ्लो में कोई चेंजेस है क्या ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है, जब वो डिसीजन ले रहे हैं। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है कि वो देखता है कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, स्टिमुलेट हो रहा है, फिर डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ खराबी हो रही है क्या ब्रेन एरियाज में, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तब। फिर लिंक बिटवीन न्यूरो इकोनॉमिक्स और डिसीजन मेकिंग में क्या रिवॉर्ड सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो स्टडीज इन प्राइमेट्स और ह्यूमंस में देखा गया कि जो ब्रेन एरिया है जैसे कि डोपामाइन सिस्टम, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये सब एक्टिवेट होते हैं जब हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एफएमएस स्टडीज ने देखा कि अगर हम फैमिलियर प्रोडक्ट्स में चूज करने जाते हैं पेप्सी वर्सेस कोक में, तो हमारा वेंट्रोमेडल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है जो कि रिवॉर्ड से लिंक्ड होता है और वो प्रेफरेंस को इवैल्यूएट करते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है ना। ड्यूअल सिस्टम अप्रोच क्या न्यूरो इकोनॉमिक्स वाला विद ड्यूअल सिस्टम मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में लिम्बिक स्ट्रक्चर्स के साथ वो लिंक होता है, एमिगडाला, वेंट्रल स्टीरियम, और सिस्टम 2 में रैशनल और रिफ्लेक्टिव डिसीजन हम लोग लेते हैं जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस पार्टिसिपेंट्स जो इमीडिएट मॉनिटरी रिवॉर्ड्स है तो लिम्बिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है, अगर डिलीट रिवॉर्ड्स देंगे तो ब्रेन एरिया जो प्लानिंग और कॉग्निटिव कंट्रोल के लिए वो वाले एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर रोल ऑफ इमोशंस इन इकोनॉमिक डिसीजंस में क्या देखेंगे हम लोग कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ कॉग्निटिव नहीं होता, इमोशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वन एफआरएमएल स्टडी अल्टीमेट गेम देखा गया कि उसमें अनफेयर जो ऑफर्स है उसमें डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चालू हुआ जिसमें रैशनल इवैल्यूएशन होता है, बट वेरस रिजेक्ट करना था जब अनफेयर ऑफर्स को, तो एंटीरियर इंसुला करके जो है वो ट्रिगर हुआ जो कि नेगेटिव इमोशंस, डिस्गस्ट और एंगर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉग्निशन और इमोशंस फाइनेंशियल डिसीजंस में। फिर एजिंग ब्रेन एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव डिक्लाइन जो एज के साथ होता है, तो वैसे तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है ओल्डर एडल्ट्स के पास, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो पूरा होता है। क्यों? क्योंकि उनका कॉग्निटिव फंक्शन जो डिक्लाइन हो जाता है, जैसे मेमोरी, रीजनिंग और प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। और अफेक्टिव फैक्टर्स और ऑप्टिमिज्म बायस भी हो जाता है कि ओल्डर एडल्ट जो ज़्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर भरोसा करते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं जो रिस्की आउटकम जो रहते हैं उनको भी अंडर एस्टिमेट करते हैं और ओवर एस्टिमेट करते हैं पोटेंशियल गेन्स को, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एरर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एरर्स और स्कैम्स। तो फिर उनको मतलब बेटर क्या रहेगा कि हम उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं डिसीजन रीडिंग में, एड्स में, कि उनका अफेक्टिव इन्फ्लुएंस बीच में ना आए, मतलब इमोशन बीच में ना आए और वो लोग रैशनली सोचे उस बारे में, क्योंकि इसमें उनको खतरा है ना, रिस्क असेसमेंट करना उनके लिए जरूरी है और ऑप्टिमिज्म उनका बैलेंस होना चाहिए।